સંધાન ઓલ ગુજરાત ઇન્ટિગ્રેટેડ ક્લાસરૂમ સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન। नमस्कार, मैं रामशंकर पुजारी संधान व्याख्यान माला की इस श्रेणी में आज एक और नया टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। इसके पहले कविता पर, उपन्यास पर, अन्य विषयों को लेकर कई एक व्याख्यान हुए हैं। आज का व्याख्यान एक अलग विधा को लेकर है और वह है नाटक। और नाटक भी ऐसा कि अन्य नाटकों की जो नाटककार हैं उनकी अपेक्षा एक कवि का नाटक। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की मूल पहचान एक कवि के रूप में है। वे तीसरा सप्तक के कवि हैं, नई कविता के कवि हैं। लेकिन कविता के क्षेत्र में जितनी प्रसिद्धि इन्हें मिली है उतनी ही प्रसिद्धि नाटक के क्षेत्र में भी इनकी है। बकरी इनका बहुचर्चित नाटक है। गरीबी हटाओ इनका और नाटक है। लेकिन जितनी प्रसिद्धि बकरी नाटक के द्वारा इन्हें मिली, बकरी नाटक जितना लोग प्रचलित हुआ उतना कोई दूसरा नाटक हिंदी के क्षेत्र में नहीं हुआ। तो आज का विषय सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यही बकरी नाटक है। और बकरी नाटक के विषय में चर्चा करने के लिए मेरे साथ रमेश कुमार मिश्रा जी हैं, जो बकरी नाटक की विशेषताओं को, उसके विषय को और उसकी सारी समग्रता में उसकी चर्चा हमारे साथ करेंगे। विद्यार्थी आज के इस व्याख्यान से, बकरी नाटक के माध्यम से वर्तमान जो समय है और वर्तमान समय में राजनीति पूरे समाज पर किस प्रकार हावी है, या कोई भी समाज का कोई भी ऐसा पहलू है जो राजनीति से अछूता नहीं है, उन समग्रता में राजनीति कितनी प्रभावी है कि विद्यार्थी भी उससे अछूते नहीं हैं। इसी राजनीति पर यह नाटक केंद्रित है। यह नाटक लोक शैली में लिखा गया है। लोक शैली में जैसे उत्तर प्रदेश में नौटंकी कहते हैं, महाराष्ट्र में वही नाचा के नाम से भी प्रचलित है, हमारे गुजरात में ये भवाई के नाम से जाना जाता है। ऐसी ही एक लोक नाट्य शैली के द्वारा राजनीति और गांव की ग्रामीण जनता के भोलेपन को किस प्रकार से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने एक ज्वलंत विषय बनाया और नाटक के माध्यम से उसे प्रस्तुत किया। 1000 से भी ज़्यादा इसका मंचन हुआ। और इसके विषय में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने लिखा कि पारसी शैली के नाटक जो सबसे पहले हिंदुस्तान में शुरू हुए स्वतंत्र भारत में साहित्य के क्षेत्र में, उनका उद्देश्य मनोरंजन और पैसा कमाना था। उस पारसी शैली के नाटक की शैली को लेकर और हमारे यहाँ की नौटंकी शैली को लेकर, दोनों का मिश्रण रूप से इस नाटक में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने रखा। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कहते हैं कि विदेशी दास्ता से मुक्ति भारत की गरीब जनता के लिए अपने देश के नेताओं द्वारा छले जाने की शुरुआत थी। यह एक विडंबना ही थी कि छलने के सबसे ज़्यादा तरीके नई सत्ता ने उससे सीखे जिसने राजनीति में चरित्र के महत्व स्थापित करना चाहा। बकरी एक व्यंग नाटक ही नहीं है, हमारी स्वाधीनता की तलछट का चित्र है। वह तलछट जो समय बीतने के साथ गहरी होती गई है और अब भी चुनौती बनी हुई है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यह नाटक आज के रंगमंच की एक मुख्य उपलब्धि माना जा सकता है। गली कूचों में, गांवों में, कस्बों में, शहरों की नुक्कड़ों में, खुले आकाश के नीचे लगातार खेला जा सकता है। इसमें रंगमंच का कोई बंधन नहीं है,
यही इसकी उपलब्धि है और यही इसका उद्देश्य भी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने रखा है कि कोई भी व्यक्ति बिना रंगमंच के ताम झाम के, बिना नुक्कड़ पर, गली में, किसी भी परिस्थिति में इसका ज़्यादा से ज़्यादा मंचन किया जा सके। और यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि आज सर्वश्रेष्ठ या सबसे ज़्यादा लोकप्रिय यह बकरी नाटक है। जब आज की राजनीति में जब हम देखते हैं कि चारों तरफ लोग इस बात पर कमर बांधे हुए हैं कि हम जनता की बात को नहीं समझेंगे, आपकी बात को नहीं समझेंगे, तब आपके सामने सिर्फ दो रास्ते रहते हैं। या तो आप चुप रहें, अपनी बात को न कहें, और या फिर इस ढंग से कहें कि सुनने वाला तिलमिला उठे, उसकी कलई खुल जाए। यही कलई खोलने का काम इस बकरी नाटक में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने किया है कि जब गांव के लोगों की, गांव की भोली भाली जनता को नए नए तरीक़ों से छला जाता है, उन्हें धोखा दिया जाता है, उनके अधिकारों को छीना जाता है, तब एक ऐसा युवक आता है जो अपनी बात को इस ढंग से कहता है कि सामने वाले की कलई खुल जाती है, उसका भेद खुल जाता है, वो नंगा हो जाता है। बकरी एक सफल राजनीतिक नाटक है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था पर व्यंग है, गांधी जी के नाम पर उनके ही सिद्धांतों की आड़ में अपनी स्वार्थ पूर्ति के करने वाले नेताओं की पोल खोलने का प्रयास है। राजनीति के विकृत रूप को भी इसमें दर्शाया गया है। अवसरवादिता आज हम चारों तरफ राजनीति में देख रहे हैं, देश के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई दे रहा है कि अवसरवादिता, सत्ता के लिए मूल्यों का, विचारों का, सिद्धांतों का किस प्रकार घालमेल करना, जनता को छलना, वोट के लिए सब कुछ करना, और उसके बाद यदि स्वतंत्र रूप से सत्ता नहीं मिली तो साठ गांठ करना, विचारों को त्याग देना या विचारों की आड़ लेकर जनता को ठगना। मुख्य उद्देश्य आज राजनीति का केवल और केवल सत्ता प्राप्ति है। जैसे भी हो विचारों को गोली मारिए, विचारों को छोड़िए, और जैसे भी हो जो लोग चुनाव के पहले एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, बाद में उन्हीं के साथ विचारों का समाधान, समझौता भी करते हैं। किस लिए? केवल और केवल सत्ता प्राप्ति के लिए। शायद यही कुछ बातें इस नाटक में सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने रखी हैं। कितनी बार आपात स्थिति में इस पर प्रतिबंध भी लगा, कितनी बार इसकी प्रतियां भी जलाई गईं, कितनी बार इस नाटक के मंचन को रोका भी गया, लेकिन जो करने वाले हैं वो इसके अंत में हम मिश्रा जी से सुनेंगे और इसकी विशेष बातों की तरफ वो कहेंगे कि कैसे जो है एक व्यक्ति ही काफ़ी होता है अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए। ऐसा एक पात्र, युवक, एक नवयुवक का पात्र है जो इन सारी चीज़ों के विरोध में खड़ा होता है और अंत में वह विजय पाता है। यानी किसी न किसी को तो शुरुआत करनी ही चाहिए। भीड़ कभी खड़ी नहीं होती, खड़ा होता है एक व्यक्ति। तो अवसरवादिता और मूल्यों और सिद्धांतों की आड़ में स्वार्थ पूर्ति, सत्ता प्राप्ति की राजनीति, और इसके साथ में पुलिस वर्ग में जो व्यवस्था वर्ग है जिसकी जिम्मेदारी सुशासन बनाए रखने की है समाज में, वह उस पुलिस वर्ग में भी आज कितना भ्रष्टाचार की बात जो हो रही है वो किस प्रकार हावी हो रहा है, इस तरफ भी संकेत जो है इस नाटक में किया गया है। कुल मिलाकर यह नाटक एक ज्वलंत नाटक है। विद्यार्थियों को अलग अलग यूनिवर्सिटियों में, अलग अलग कॉलेजों में कहीं ना कहीं सिलेबस के रूप में भी चलता है। आज यह नाटक कितना प्रासंगिक है, इसको पढ़कर या इसके साथ चर्चा कर ही जाना जा सकता है। एक बड़ा महत्वपूर्ण नाटक है, इस पर आज चर्चा होगी और हमारे विद्यार्थी शायद इस चर्चा के माध्यम से इस नाटक को पढ़ने के लिए प्रेरित हों। और शायद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का यह उद्देश्य भी रहा है कि देश में अधिक से अधिक इस नाटक को पढ़ा जाए, अधिक से अधिक इस नाटक का मंचन हो। नाटक 2 अंकों में विभाजित है। प्रत्येक अंक में 3-3 दृश्य हैं।
और जैसा कि मैंने कहा कि यह नाटक नौटंकी की लोक शैली में लिखा गया नाटक है। उसमें लोक शैली में लिखने के कारण इसकी भाषा लोक की आती है और उसकी जो छंद हैं, या दोहा छंद है या चौबोला है या बहरे तबील है, जो नौटंकी के छंद हैं, उनका भी किस प्रकार सफल उपयोग और बीच बीच में नट नटी की योजना और संवाद के माध्यम से गीतों की योजना, ये इस नाटक की अपनी अलग विशेषता है। इन सभी मुद्दों को लेकर आज हम इस पर चर्चा करेंगे। मैं मिश्रा जी से कहता हूं कि वो इस नाटक के संदर्भ में कुछ अपनी बात रखें। मिश्रा जी। धन्यवाद। जैसा बताया साहब ने कि पर्शियन नाटकों की बोलबाला थी। बड़े बड़े हॉल में ये नाटक खेले जाते थे और केवल धनाढ्य और अधिक बुद्धिजीवी वर्ग ही इसका लाभ लेता था, लेकिन सामान्य आदमी से या आम आदमी से जुड़ी हुई चीज़ें इसमें नहीं थी। तो उस समय एक समसामयिक मांग बुद्धिजीवी वर्ग में और दर्शकों में उठी कि एक हिंदी में एक लोक नाटक होना चाहिए, और इसका बीड़ा उठाया या कहें कि इसकी शुरुआत की सर्वेश्वर दयाल सक्सेना ने। यह नाटक न लिखा जाता। कहते हैं कि अन्य भाषा में, अन्य बोली में सवाल जवाब हो सकता है, लेकिन दिल खोल कर बात तो केवल अपनी भाषा में ही होती है। और जहाँ तक नाटक का सवाल है, तो नाटक जब तक मंच पर प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त करता, स्थापित नहीं होता, तब तक नाटक की सफलता को हम तय नहीं कर सकते। यदि हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षागृहों में भारी तामझाम और विद्वत समाज के मोहताज न होते, तो ये नाटक न लिखा गया होता। ये नाटक लिखे जाने के बाद जो शुरुआत हुई, कुछ उसको निराशाजनक कहेंगे। इब्राहिम अलकाजी ने राष्ट्रीय महाविद्यालय में 2 दिन इस नाटक का मंचन किया, और उन 2 दिनों में कोई प्रभावशाली परिणाम लोगों को देखने को नहीं मिला। उसी समय लखनऊ में एक छात्र रणजीत कपूर, उन्होंने इस नाटक को लखनऊ में मंचित किया, और वहाँ की राज्य अकादमी ने इस नाटक को पुरस्कृत किया। और उसके बाद संपूर्ण प्रस्तुति का आलेख कविता नागपाल ने, और उसी समय श्रीकांत व्यास ने इसके प्रकाशन का उत्तरदायित्व लिया। तो हम कहेंगे कि शुरुआत में निराशाजनक, लेकिन बाद में प्रकाशन और मंचन इसका साथ ही साथ बड़े प्रभावशाली ढंग से हुआ। प्रथम संस्करण 6 महीने में समाप्त हो गया, यानी पहला जो संस्करण आया वो 6 महीने के अंदर समाप्त हुआ। और जन नाट्य मंच राजधानी में करीब इसके उस समय 25 प्रदर्शन हुए। केवल इस नाटक की एक विशेषता थी कि ये लोक नाटक होने से इसे बड़े मंच की आवश्यकता नहीं थी कि सुशोभित मंच हो, बड़ी व्यवस्था हो, तभी ये नाटक खेला जा सकता है। इसे कारखानों में मजदूरों के बीच और विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में, स्कूलों में, और यहाँ तक कि चांदनी चौक में दिल्ली के दुकानदारों के लिए भी ये नाटक रात के समय खेला गया। उसी समय आपातकालीन स्थिति शुरू हुई, और आपातकालीन स्थिति के समय इस नाटक का मंचन बंद हो गया। और लेकिन तब भी
सुदूर बिहार पटना के नौबतपुर प्रखंड में टेड़वा गांव में ये नाटक मंचित किया गया। वहाँ पर भी सुरक्षाकर्मी या प्रशासन जांचने के लिए जब पहुंचा तो बकरी जो शीर्षक था इसको उसी सरकार के कार्यक्रम से जोड़कर ही उन्हें समझाकर भेज दिया गया था और यह नाटक सफलतापूर्वक वहाँ मंचित हुआ। फिर पंजाब में और गुजरात में भी ये नाटक खेला गया और आज तक की अगर बात करें तो लगभग 1000 के आसपास यानी इस नाटक का मंचन हो चुका है। सबसे अधिक प्रदर्शन इसका इप्टा बम्बई में हुआ और क्योंकि सत्ता की राजनीति को केंद्र में रखकर ये नाटक लिखा गया, जो शोषक वर्ग जो हमेशा महापुरुषों और उनके स्थापित मूल्यों की आड़ लेकर लोगों को लूटने का कार्य करते हैं या उन्हें प्रताड़ित करने का कार्य करते हैं, उन्हें इस नाटक में खुला कर दिया गया। उन्हें इस नाटक में सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया गया कि लोग जानें कि लोग क्या हैं और किस तरह से आड़ लेकर लोगों को, जनता को बरगलाते हैं। कई स्थानों पर प्रदर्शन के दौरान संघर्ष हुआ और संघर्ष में भी उस नाटक के मंचन में यानी जो कलाकार थे, लोक कलाकार, वो खुद उन्होंने संघर्ष में ऐसे तत्वों का सामना किया। कहते हैं कि आम आदमी की बात आम आदमी की ज़मीन पर ही प्रभावशाली होती है। नाटक अपनी ज़मीन पर ही पनपता है क्योंकि उससे